हमारे भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अटैक इतना घातक था कि डर के मारे फट्टू वसीम मुनीर बंकर में जाकर छुप गया। वो इतना तपतपा गया था कि उसने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन कर डाला। रूबियो साहब, हमें सीज़फायर चाहिए, क्या आप भारत से बात कर सकते हैं? और ये सही भी था, क्योंकि इस मुर्गे मुनीर की हालत खराब जो होने वाली थी। दोस्तों, ये वही जिहादी जनरल था जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को भेजकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ अटैक कराया था। तो अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? 7 मई की रात को भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जाग गया था और उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देश को कॉल किया। क्यों भाई, ये लड़ाई बढ़ाने की क्या जरूरत है? मगर भारत ने साफ कह दिया कि हमने सिर्फ आतंकियों के अड्डे को निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामी सेना जनरल वसीम मुनीर को घमंड था अपने चीनी प्लेन और तुर्की ड्रोन से भारत पर हमला करके अपना दम दिखाने का। इस तरफ अमेरिका की जासूसी टीम पाकिस्तान पर नजर रखे हुए थी और उसने अगले दिन पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारी तोपों का जमावड़ा देखा, जिसके बाद अमेरिका के चालाक उपराष्ट्रपति JD वांस ने PM नरेंद्र मोदी को डराने की कोशिश की। ध्यान से, पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन हमारे मोटा भाई मन बना चुके थे। आने दो, फिर वो भी हमारा हमला देखेंगे। फिर 9-10 मई को क्या हुआ सब जानते हैं। पाकिस्तान ने 26 भारतीय शहरों पर फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, मगर भारत ने अपनी एयर डिफेंस की बराक 8 मिसाइलों से पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया। बस थोड़ा बहुत नुकसान 4 वायुसेना स्टेशन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में हुआ। जैसा बोला जाता है, भारत ने आकाश में ताबड़तोड़ जवाब दिया अपने सुखोई 30 MK लड़ाकू विमानों के ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ। भारत में रहते हुए ही पाकिस्तान के 11 एयरबेसों पर जोरदार हमला किया। ऐसा घातक धमाका किया कि पाकिस्तान एयरबस के रनवे, शेल्टर, रडार, पेट्रोल की टंकी सब तबाह हो गए। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान का एक मिराज विमान भी जमीन पर ही खत्म हो गया। साथ ही पाकिस्तान के बुलेरी एयरबेस पर मिसाइल हमले में पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 और सैनिक मारे गए। सैटेलाइट से मिली पहले और बाद की तस्वीरों ने भारत की जवाबी कार्रवाई में विनाश का सबूत भी दिया, जिस बात को अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सही ठहराया है कि भारत के हमलों से ज्यादा नुकसान पहुंचा है वही पाकिस्तान के हमलों से काफी कम। और यहाँ इस तरफ भारत के INS विक्रांत ने लड़ाकू जेट्स और हेलीकॉप्टर से लैस अरब सागर में ही पाकिस्तान के विमानों को अपने पाकिस्तान में ही छुपे रहने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मामला गंभीर हो गया जब एक ब्रह्मोस मिसाइल नूर खान एयरबेस को चीर गई, पाकिस्तान आर्मी के ट्रांसपोर्ट का जरूरी बेस। क्योंकि कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही एक ऑफिस था जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करता था। ये पाकिस्तान को सीधा संदेश था कि देखो, भारत तुम्हारे परमाणु कमांड को भी खत्म कर सकता है, जिससे पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची जैसे बिल्ली कबूतरों के बीच मचती है। इससे डरे हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ताबड़तोड़ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। खतरे की घंटी तो दोस्तों अमेरिका के पेंटागन तक भी बजी कि कहीं परमाणु युद्ध न हो जाए। इसी मिसाइल अटैक के डर से माना जाता है कि फट्टू वसीम मुनीर अपने हेडक्वार्टर के बंकर में जाकर दुबक कर छिप गए और डर के मारे उसने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन कर दिया। रूबियो साहब, हमें सीज़फायर चाहिए, क्या आप भारत से बात कर सकते हैं? अब इस मुर्गे मुनीर की बुरी हालत होने वाली थी। दोस्तों, ये वही जनरल था जो पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा देता है और भारतीय हिंदू के खिलाफ अटैक करवाता है। बता दें, वसीम मुनीर पाकिस्तान के ऐसे पहले आर्मी चीफ बने जिनकी बुद्धि पूरी तरह से इस्लामिक है। वे पहले चीफ थे जिन्होंने बचपन में मदरसे में पढ़ाई की। उन पर परिवार का काफी असर रहा क्योंकि पिता रावलपिंडी के मस्जिद में इमाम थे। दोस्तों, इस बंदे ने सऊदी अरब में पाकिस्तान एम्बेसी में तैनात होते हुए कुरान रट ली थी और हाफिज कुरान का खिताब पाया था, जो मिलिट्री वालों में एक अनोखी बात है। यहाँ तक कि बड़ा अफसर बनकर मुनीर ने अपने भाषणों में कुरान की आयतें और अरबी को मिलाना शुरू कर दिया, जो कि इससे पहले के किसी भी सेकुलर जनरल ने नहीं किया था। पता नहीं ये बंदा कौन से भ्रम में जी रहा है जो पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसे इस्लामिक देश समझता है, वो देश जहां प्रॉफिट ने पहला इस्लामिक राज्य बसाया था। ये जब ISI का चीफ था तभी पुलवामा आतंकी हमला भी हुआ था और आर्मी चीफ बनने के बाद तो इसने सत्ता को डिक्टेटर की तरह जकड़ लिया। सबसे पहले विरोधी जजों को बाहर किया, फिर शहबाज सरकार को दबाव में डालकर संविधान के खिलाफ जाकर अपने कार्यकाल को इसने 2027 तक बढ़ा दिया। इसने इन्वेस्टमेंट काउंसिल को हत्या कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। 124 सेना के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल थे। इन पर इमरान खान से मिलीभगत होने का आरोप लगाया। यही नहीं, इसने पत्रकारों को साइबर आतंकवाद के आरोपों में फंसा दिया और एक्टिविस्टों को डिजिटल निगरानी के जरिए ब्लैकमेल किया। इस मुनीर की सेना ने अमेरिका से गैर कानूनी बड़े कंप्यूटर मांगकर पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जरिए जासूसी भी की। एक और जिहादी बिजनेसमैन उबैदुल्ला सैयद के जरिए
जिसको 2021 में इस अपराध के लिए अमेरिकी जेल में डाला गया था। इसके बावजूद उसकी कंपनी ने 2024 के शुरुआती महीनों में एक अमेरिकी मैक्सार टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। और बता दें, एक साल बाद 2025 के फरवरी अप्रैल में उस अमेरिकी कंपनी को एक ही टाइप के 12 ऑर्डर आए जो पहले कभी नहीं हुआ था। और जानते हैं दोस्तों, ये ऑर्डर किसके थे? कश्मीर के पहलगाम एरिया के सैटेलाइट से लिए गए फोटोज, जो कि माना जाता है कि इन फोटोज का इस्तेमाल आतंकवादियों ने पहलगाम के घने जंगलों के रास्तों को मैप करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तानी सेना भी इसमें सीधे शामिल हो। दोस्तों, असीम मुनीर का हिंदुओं को निशाना बनाने वाला पहलगाम हमला ठीक वैसा ही था जैसे पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जिया उल हक का 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी उग्रवादियों को सपोर्ट। और ये तो सभी जानते हैं कि कैसे जिया ने सेक्युलर प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी और विरोधियों को कुचला। ये कहानी जनरल मुशर्रफ के 1999 में कारगिल में आतंकवादी भेजने से भी मिलती जुलती है, जिस समय पाकिस्तान की हार हुई थी। वैसे जनरल मुशर्रफ भी था तो एक नंबर का लालची घमंडी। 2007 में उसने खुद को ही राष्ट्रपति बना लिया और साथ ही आर्मी को इकोनॉमी का ठेकेदार। हालांकि जिया और मुशर्रफ से अलग मुनीर ने बेहद चतुराई से शहबाज शरीफ को बिना किसी तख्ता पलट के अपनी उंगलियों पर नचाया है। लेकिन दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने मुनीर को उसकी औकात दिखा दी है। जब मुनीर उस समय कजाकिस्तान में लड़ाकू विमानों की डील कर रहा था, उसे अचानक पाकिस्तान वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बंदे ने तैयारियां तो एकदम तुरंत शुरू की थी, कराची से 2000 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर लड़ाकू विमान भेजकर। पर अब तो सबको पता ही चल गया है कि ये रणनीति अगले 2 से 3 दिनों में फेल हो गई थी। दोस्तों, इस सब से पाकिस्तान का कट्टरपन भी सामने आया जब उसने पूंछ बॉर्डर के पास गुरुद्वारों, चर्चों और मंदिरों पर गोलीबारी की। ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री और पंजाब पुलिस के अफसर आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। पर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के चेहरे और स्पोक्स पर्सन अहमद शरीफ चौधरी को आतंकी का बेटा कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर सीक्रेट पास किया करते थे। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पर कितनी भी चौधरीगिरी दिखा लें और फिर चाहे हमारे कमेंट सेक्शन में भी, पर मुनीर जानता है कि अब वो कमजोर हो चुका है और उसकी सेना की छवि बद से बदतर हो चुकी है। इसलिए जब उसकी मिसाइलें और ड्रोन फेल हो गए और उसके अपने ही आर्मी ठिकानों पर हमले होने शुरू हो गए, तो उसने अपने घमंड को दबाकर अमेरिका को सीज फायर के लिए कॉल कर दिया। हमें अब सीज फायर चाहिए, क्या आप भारत से बात कर सकते हैं? तो जब 10 मई की सुबह सचिव रूबियो ने ये बात जयशंकर को बताई, तो उन्होंने अमेरिकी दखलंदाजी को नकारते हुए कहा पाकिस्तान को सीधे हमसे संपर्क करना चाहिए। जिसके बाद 12:30 बजे उसी दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को पहली बार फोन किया। सीज फायर कर लेते हैं, मुझे युद्ध समिति से निर्देश लेने होंगे। लेकिन दोस्तों, पीएमओ से सीज फायर को मंजूरी की कोई खबर नहीं आई और फिर 2:45 बजे भारत ने फिर तड़ाक से हमला किया, जिसके 15 मिनट के अंदर ही फिर से पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया। अब बस कीजिए, बहुत हो चुका है, अब सीज फायर कर लेते हैं। तो आखिरकार 10 मई 5 बजे से सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन इससे पहले कि भारत या पाकिस्तान इसे दुनिया को बताते, मौके का फायदा उठाने वाले हमारे ट्रंप अपने पसंदीदा काम ट्वीटिंग में लग गए। लंबी रात की बातों के बाद मेरी दखलंदाजी की वजह से, बिल्कुल मेरी ही दखलंदाजी की वजह से सीज फायर हुआ। यार, लगता है कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए बेताब है, क्योंकि वो रूस और यूक्रेन के बीच भी शांति का समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही इजराइल और हमास के बीच गाजा में भी। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की। मैं इस 1000 साल पुरानी जंग में शांति लाने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। वहीं हमले के बीच पाकिस्तान को IMF से 1.4 बिलियन का कर्ज भी मिल गया है, जबकि भारत वोटिंग से साफ नकार चुका था। जिससे दोस्तों, पश्चिमी देशों का दोगलापन साफ साफ नजर आता है। किराना पहाड़, जहां गुफाओं में पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल छिपे हैं, रिपोर्ट्स कहती है कि भारत ने वही हमला किया, जो कि सरासर झूठ है। ये जानकारी के लिए शुक्रिया, मगर हमने किराना पहाड़ियों पर अटैक नहीं किया। हमने तो सरगोदा एयर बेस को मारा, जो कि किराना फैसिलिटी से 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के चीनी J-10 विमान ने किसी राफेल को नष्ट किया? इस पर अभी भी विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर चर्चा चल रही है, पर भारत द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। जबकि भारतीय वायुसेना ने कहा है कि हमने हाईटेक पाकिस्तानी विमान को मार गिराया है, मगर इसकी कोई डिटेल नहीं दी है। हम एक युद्ध स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का हिस्सा है, लेकिन हमने अपना मकसद पूरा किया और हमारे सभी पायलट वापस घर आ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से सेट हुई भारत की नई सुरक्षा नीतियां, भारत की शर्तों पर निर्णायक पलटवार होगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की कोई जगह नहीं, आतंकवादियों और उनके समर्थकों के बीच कोई फर्क नहीं देखा जाएगा। और अब हमारे यहाँ जिहादी जनरल को एक सलाह है, भाईजान पहले अपने देश पर ध्यान दे दे, जो पहले से ही बटपटा गया है, जहाँ बलोच, पश्तून और विद्रोहियों की हिंसा रिकॉर्ड तोड़ है, जिस पर दोस्तों हम जल्दी वीडियो लाने वाले हैं। तो आखिर में हमारे जाबाज जवानों को सलाम, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश के लिए बलिदान दिया।